नमस्कार सर, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। आज हम फिर से लाओ त्से की दो कहानियों को लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम मनुष्य कब प्रकृति के सहज प्रवाह से अलग हो गए, यह याद करना मुश्किल है। कभी हमारी जिंदगी नदियों की तरह बहती थी, धीमी, लयबद्ध और स्वाभाविक। लेकिन आज हमारी दुनिया एक अंधी दौड़ बन गई है, जहां हर पल जल्दबाजी की मार है। सुबह की पहली किरण से शाम के आखिरी सूरज तक हम व्यस्तता की जंजीरों में बंधे हैं। हम हंसना भूल गए हैं, खेलना छोड़ दिया है और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़कर सिर्फ आगे भाग रहे हैं। यह उतावलापन हमारी रगों में बस गया है, जैसे कोई विषाक्त धारा जो हमें लगातार तेज करने को मजबूर करती है। हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, सफलता, धन, खुशी और यहां तक कि प्रकृति के उपहार भी। सोचिए, पेड़ों पर लगने वाले फलों को भी हम अब धैर्य से पकने नहीं देते। पहले फल धीरे धीरे सूरज की गर्मी और बारिश की नमी से पकते थे, अपनी मिठास और पोषण को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हुए। लेकिन आज हम उन्हें पकने से पहले तोड़ लेते हैं और कृत्रिम तरीकों से पकाने की कोशिश करते हैं। रासायनिक स्प्रे, कृत्रिम उर्वरक और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम ऐसे फल पैदा कर रहे हैं जो हफ्तों में तैयार हो जाते हैं। क्या इन फलों में वही स्वाद और स्वास्थ्य है जो प्रकृति की धीमी प्रक्रिया से आता है? नहीं, क्योंकि हमने प्रकृति के चक्र को तोड़ दिया है। यह उतावलापन सिर्फ फलों तक सीमित नहीं, यह हमारी पूरी जीवन शैली में घुस गया है। आधुनिक सभ्यता ने हमें इस जल्दबाजी का गुलाम बना दिया है। प्रौद्योगिकी के नाम पर हमने मशीनों को अपना साथी बनाया, लेकिन वे हमें और तेज करने की मशीन बन गई। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, जल्दी करो। स्कूल में समय सीमा, परीक्षाओं में घड़ी की सुई और घर में माता पिता की हिदायतें सब कुछ हमें सिखाती हैं कि जीवन एक प्रतियोगिता है, जहां देरी का मतलब हार है। बड़े होते होते यह उतावलापन हमारे करियर में घुस जाता है। बॉस या मालिक की आवाज गूंजती है, जल्दी करो, डेडलाइन है। हम दिन रात काम करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, मीटिंग्स में भागते हैं और घर लौटकर भी आराम नहीं करते। खाना भी अब जल्दबाजी वाला हो गया है। पैकेटेड फूड, फास्ट फूड चेन और माइक्रोवेव में गर्म होने वाले भोजन। क्या हम कभी सोचते हैं कि यह सब हमें कहां ले जा रहा है? पूरी मानव सभ्यता अब जल्दबाजी के चंगुल में है। शहरों की भीड़, ट्रैफिक की हॉर्न और स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन, सब कुछ हमें याद दिलाता है कि समय कम है, भागो। हम प्रकृति के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जहां प्रकृति कहती है सहजता अपनाओ, सरलता में जियो, वहां हम जटिलता और कृत्रिमता को गले लगा रहे हैं। नदियां अपना रास्ता खुद बनाती है, बिना किसी जल्दी के। पेड़ सालों तक जड़ें फैलाते हैं, फिर ऊंचे होते हैं। फूल अपनी मर्जी से खिलते हैं। लेकिन हम नदियों को बांध बनाकर रोकते हैं, पेड़ों को काटकर शहर बसाते हैं और फूलों को ग्रीन हाउस में जबरन खिलाते हैं। यह विपरीतता हमें महंगी पड़ रही है। हम अस्वस्थ हो रहे हैं। शारीरिक बीमारियां, मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें बताती हैं कि आधुनिक जीवन की जल्दबाजी से लाखों लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हैं। हमारी नींद छिन गई है, रिश्ते टूट रहे हैं और खुशी एक दूर का सपना बन गई है। लेकिन प्रकृति हमें चुपचाप सिखाती है, जो हो रहा है उसे अपने आप होने दो, कोई जल्दबाजी नहीं। ताओ का मार्ग यही है, प्राकृतिक रूप से जीना, बिना किसी जबरदस्ती के। ताओवाद हमें बताता है कि जीवन का सार सहजता में है, वू वेई में, जहां हम प्रयास करते हैं लेकिन प्रकृति के प्रवाह के साथ। लाओ जी ने कहा था कि पानी की तरह बनो, नरम, लचीला और बहने वाला। लेकिन हम पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं, जो टूटता है लेकिन बहता नहीं। अगर हम प्रकृति की ओर लौटें, धैर्य अपनाएं, तो शायद हमारी जिंदगी फिर से संतुलित हो सकती है। बांस की इस कहानी के माध्यम से हम इसी सत्य को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे धैर्य और सहजता हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन चीन के हान राजवंश के समय यांगत्जी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था युनमेई। यह गांव हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था,
जहां सुबह की धुंध पर्वतों को ढंक लेती थी और नदी की मधुर ध्वनि हवा में गूंजती थी। युनमेई के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक जल्दबाजी थी। फसलों को जल्दी उगाने की, बाजार में जल्दी मुनाफा कमाने की और जीवन को तेजी से समृद्ध बनाने की। इस जल्दबाजी के बीच एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसे गांव वाले लाओ वेई कहते थे, अपने छोटे से बगीचे में बांस उगाता था। लाओ वेई की उम्र 70 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वह ताओ के रहस्यों को हृदय से जानते हों। उनका घर गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां से यांगत्जी नदी का किनारा दिखता था। उनके घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था, जिसमें कमल के फूल, आड़ू के पेड़ और सबसे खास बांस के पौधे थे। ये बांस के पौधे लाओ वेई की सबसे प्रिय संपत्ति थे, हालांकि गांव वालों को यह समझ नहीं आता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें बगीचे को रोशन करती थीं, लाओ वेई अपने बांस के पौधों के पास बैठते। वे मिट्टी को नरम करते, पानी डालते और कभी-कभी पौधों से धीमी आवाज में बातें करते। तुम धीरे धीरे बढ़ रहे हो, है ना? वे मुस्कुराते हुए कहते। ताओ तुम्हें समय देगा। गांव वाले उनकी इस आदत को विचित्र मानते थे। बांस जो सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता रहता है और फिर अचानक आसमान की ओर बढ़ता है, उनके लिए एक बेकार का पौधा था। एक दिन गांव का एक युवा व्यापारी जियान लाओ वेई के बगीचे के पास से गुजर रहा था। जियान एक महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान नौजवान था, जो गांव का सबसे सफल चावल व्यापारी बनना चाहता था। वह हमेशा नई योजनाओं और तेजी से मुनाफा देने वाली फसलों के पीछे भागता था। उसने लाओ वेई को उनके बांस के पौधों के पास बैठे देखा और रुक गया। लाओ वेई, आप यहां क्या कर रहे हैं? जियान ने जिज्ञासा से पूछा, अपनी रेशमी चोगे को ठीक करते हुए। लाओ वेई ने अपनी झुर्रियों भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपने बांस की देखभाल कर रहा हूं। जियान ने हंसते हुए कहा, बांस? ये तो समय की बर्बादी है। यह सालों तक जमीन के नीचे पड़ा रहता है, कुछ दिखता ही नहीं, फिर अचानक बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक तो इंतजार करने वाला थक जाता है। आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इससे तो चावल या गेहूं उगाना बेहतर है, जो जल्दी मुनाफा देता है। लाओ वेई ने जियान की बात सुनी और शांत स्वर में जवाब दिया, जियान, मैं बांस इसलिए उगाता हूं क्योंकि यह ताओ के मार्ग पर चलता है। यह अपने समय में बढ़ता है। मैं इसे जल्दी करने को नहीं कहता और यह मुझे धैर्य सिखाता है। जियान को लाओ वेई की बात समझ नहीं आई। वह हंसते हुए बोला, धैर्य? लाओ वेई, इस युग में धैर्य से क्या मिलता है? बाजार में प्रतिस्पर्धा है और जो जल्दी नतीजे देता है वही जीतता है। समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हम कुछ ऐसा करें जो तुरंत फल दे। लाओ वेई ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस मुस्कुराए और अपने बांस के पौधों की ओर देखने लगे। जियान ने कंधे उचकाए और बाजार की ओर चला गया, लेकिन लाओ वेई की बात उसके दिमाग में कहीं न कहीं अटक गई थी। लाओ वेई का जीवन ताओवादी दर्शन पर आधारित था। उन्होंने इसे लाओ जी या झुआंगजी की किताबों से नहीं सीखा था, बल्कि यह उनकी प्रकृति के साथ गहरी संगति से आया था। यांगत्जी नदी के बहाव, पहाड़ों की शांति और बगीचे के पौधों की गति ने उन्हें ताओ का मार्ग दिखाया था। ताओवाद कहता है कि जीवन को प्रकृति के प्रवाह के साथ चलना चाहिए। जो कुछ भी होता है वह अपने समय में होता है। जल्दबाजी और नियंत्रण की इच्छा इंसान को ताओ से दूर ले जाती है। लाओ वेई का बगीचा उनकी इस सोच का जीवंत प्रतीक था। लाओ वेई का मानना था कि हर पौधे की अपनी लय होती है। बांस, जो सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है, उन्हें ताओ का प्रतीक लगता था। वे अक्सर सोचते, जीवन भी बांस की तरह है। हम जो मेहनत करते हैं वह हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार है। ताओ में विश्वास और धैर्य के साथ किया गया काम एक दिन फल देता है। गांव वाले उनकी इस सोच को नहीं समझते थे। युनमेई के लोग हमेशा परिणामों के पीछे भागते थे। अगर खेत में चावल की फसल जल्दी नहीं उगती थी, तो वे नई खाद या नई तकनीक का इस्तेमाल करते। अगर बारिश समय पर नहीं होती थी, तो वे चिंता में डूब जाते। लेकिन लाओ वेई कभी चिंतित नहीं होते थे। वे अपने बगीचे में समय बिताते, बांस के पौधों की देखभाल करते और नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते। उनके लिए जीवन ताओ का नृत्य था, जिसमें हर कदम का अपना समय और लय थी। जियान की जिंदगी लाओ वेई से बिल्कुल अलग थी। वह गांव का सबसे मेहनती व्यापारी था, लेकिन उसकी मेहनत के पीछे एक बेचैनी थी। वह चाहता था कि उसका चावल का व्यापार पूरे प्रांत में मशहूर हो। इसके लिए वह नई नई योजनाएं बनाता था। उसने अपने खेतों में नई खेती की तकनीकों का इस्तेमाल किया,
तेजी से बढ़ने वाले चावल के बीज खरीदे और बाजार में जल्दी मुनाफा कमाने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वह हमेशा समय से पीछे है। एक दिन जब मानसून देर से आया, जियान का धैर्य टूट गया। उसने अपने खेतों में पानी की कमी को देखकर गुस्सा किया और गांव के ताओवादी मंदिर में जाकर पुजारी से शिकायत की। यह प्रकृति हमारे साथ अन्याय कर रही है, उसने कहा। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी बारिश समय पर नहीं आती। पुजारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, जियान, ताओ का मार्ग धैर्य का मार्ग है। प्रकृति को अपने हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। जियान को पुजारी की बात अच्छी नहीं लगी। वह बड़बड़ाते हुए लाओ वेई के पास पहुंचा। लाओ वेई, आप कहते हैं कि धैर्य से सब कुछ मिलता है, लेकिन देखिए मेरे खेत सूख रहे हैं। अगर मैं इंतजार करता रहा तो मेरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। लाओ वेई ने जियान को अपने बगीचे में बुलाया। उन्होंने उसे एक छोटा सा बांस का पौधा दिखाया जो अभी जमीन से बाहर नहीं निकला था। जियान, इस पौधे को देखो, लाओ वेई ने कहा। यह 4 साल से यहां है। मैं हर दिन इसे पानी देता हूं, इसकी मिट्टी को नरम करता हूं, लेकिन यह अभी तक जमीन से बाहर नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे बेकार में पानी दे रहा हूं? जियान ने जवाब दिया। लेकिन लाओ वेई, अगर यह 4 साल में नहीं होगा तो शायद यह कभी न उगे। आप क्यों समय बर्बाद करते हैं? लाओ वेई ने मुस्कुराते हुए कहा। जियान, यह पौधा जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा है। यह ताओ के मार्ग पर चल रहा है। जब उसका समय आएगा वह इतनी तेजी से बढ़ेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। लेकिन अगर मैं इसे जल्दी करने को कहूं या इसे जमीन से बाहर खींच लूं तो यह मर जाएगा। जियान ने लाओ वेई की बात सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह अपने खेतों और बाजार की ओर लौट गया, लेकिन लाओ वेई की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। कुछ महीने बाद युनमेई में मानसून का मौसम आया। जियान के खेत हरे भरे हो गए, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वह अब भी तेजी से मुनाफा कमाने के लिए नई योजनाओं के पीछे भाग रहा था। एक दिन वह फिर से लाओ वेई के बगीचे में गया। इस बार उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लाओ वेई का बांस, जो सालों से जमीन के नीचे था, अब जमीन से बाहर निकल आया था। वह इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि हर दिन उसकी ऊंचाई में कई इंच का इजाफा हो रहा था। जियान ने देखा कि लाओ वेई का बगीचा अब एक छोटे जंगल जैसा दिख रहा था, जिसमें बांस के लंबे हरे भरे डंठल हवा में लहरा रहे थे। लाओ वेई, ये कैसे हुआ? जियान ने हैरानी से पूछा। आपके बांस तो अचानक इतने बड़े हो गए। लाओ वेई ने हंसते हुए कहा। जियान, यह अचानक नहीं हुआ। यह पौधा सालों से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। मैंने बस ताओ का अनुसरण किया, उसे पानी दिया, उसका समय सम्मान किया। अब वह अपने आप बढ़ रहा है क्योंकि उसका समय आ गया है। जियान ने लाओ वेई की बात को गहराई से सुना। उसे अचानक अपनी जिंदगी की जल्दबाजी का एहसास हुआ। वह हमेशा नतीजों के पीछे भागता रहा, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि शायद कुछ चीजों को ताओ के समय की जरूरत होती है। उस दिन के बाद जियान ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया। वह लाओ वेई के पास नियमित रूप से आने लगा और उनके साथ बगीचे में समय बिताने लगा। लाओ वेई उसे ताओवादी सिद्धांत सिखाते, प्रकृति के साथ तालमेल, धैर्य और वू वेई, सहज क्रिया। जियान ने सीखा कि जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना ताओ के खिलाफ है। प्रकृति का अपना प्रवाह है और हमें उसके साथ बहना चाहिए। जियान ने अपने खेतों और व्यापार में भी बदलाव किए। उसने तेजी से बढ़ने वाले बीजों का इस्तेमाल कम किया और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाया। उसने अपने खेतों को समय दिया और धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी फसलें पहले से ज्यादा स्वस्थ और टिकाऊ थीं। उसकी बेचैनी कम हो गई और उसने जीवन को ताओ के नजरिए से देखना शुरू किया। लाओ वेई का बगीचा युनमेई गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। लोग अब उनके पास सलाह लेने आने लगे। लाओ वेई हमेशा यही कहते, जीवन एक बांस की तरह है। ताओ के मार्ग पर चलो, उसे प्यार, देखभाल और समय दो, बाकी वह खुद कर लेगा। यह कहानी हमें ताओवादी सिद्धांत सिखाती है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना, धैर्य रखना और ताओ के प्रवाह को स्वीकार करना। बांस की तरह जो सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है और फिर अचानक आसमान छू लेता है। हमारा जीवन भी ताओ के समय में फलता फूलता है, अगर हम उसे जल्दी करने की बजाय उसका सम्मान करें। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर पल प्रकृति की सांसें ताओ की अनंत एकता में गूंजती हैं। पेड़ों की सरसराहट, नदियों का कोमल प्रवाह, पक्षियों की चहचहाहट
और हवा की फुसफुसाहट, ये सभी ताओ के गीत हैं जो हमें उस महान समग्रता की याद दिलाते हैं जिसमें हम, पशु, पेड़ पौधे और यह संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे से जुड़े हैं। ताओ वह अनदेखा धागा है जो हर जीव, हर पत्थर और हर सितारे को एक सूत्र में बांधता है। यह वह पानी है जिसमें सभी लहरें नाचती हैं, फिर भी एक हैं। लेकिन आधुनिक सभ्यता ने हमें इस समग्रता से काट दिया है। हमने, मनुष्यों ने, अपने आप को प्रकृति, पशु और भौतिक सुंदरता की उस अनंत एकता से अलग कर लिया है जो हमारा मूल स्वरूप है। आधुनिक जीवन की अंधी दौड़ में हमने तकनीक को अपनाया, मशीनों को अपना साथी बनाया और प्रगति के नाम पर अपनी आत्मा को भटकने दिया। स्क्रीन की चमक, कंक्रीट के जंगल और अंतहीन महत्वाकांक्षाओं ने हमें उस सहज शांति से दूर कर दिया जो ताओ में बसती है। हमने खुद को एक अलग इकाई मान लिया, मानो हम नदियों से, जंगलों से और उन हिरणों से अलग हैं जो सुबह की ओस में चढ़ते हैं। यह अलगाव एक भ्रम है, एक झूठ जिसने हमें स्वार्थी बना दिया। हमने अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार और अपनी व्यक्तिगत पहचान को इतना बड़ा बना लिया कि हम ताओ की उस अनंत एकता को भूल गए जिसमें कोई अलगाव नहीं है। इस भ्रम ने हमें अकेलेपन और अवसाद के गहरे गड्ढे में धकेल दिया। हमारी आत्मा उस समग्रता के लिए तरसती है जिसे हमने छोड़ दिया। हम अपने घरों में, अपने उपकरणों के बीच और अपनी व्यस्तताओं में खो गए हैं, लेकिन फिर भी एक रिक्तता महसूस करते हैं। यह रिक्तता ताओ की पुकार है, हमें वापस उस एकता की ओर बुलाने की पुकार। आधुनिक सभ्यता ने हमें सिखाया कि हम प्रकृति से श्रेष्ठ हैं, कि हम पशुओं से अलग हैं, कि भौतिक सुंदरता केवल उपयोग की वस्तु है। लेकिन यह सब एक मायाजाल है। ताओ हमें बताता है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारा नाम, हमारी इच्छाएं, हमारा स्वार्थ केवल लहरें हैं जो पानी से अलग नहीं हैं। हम उस पानी का हिस्सा हैं जो नदियों में बहता है, जो पेड़ों में जीवन देता है और जो सितारों में चमकता है। आज जब हम अपने भीतर की खालीपन को महसूस करते हैं तो यह समय है कि हम ताओ की ओर लौटें। हमें फिर से प्रकृति के साथ एक होना होगा, उसके जंगलों में सांस लेना होगा, उसकी नदियों में अपनी लहरों को देखना होगा। हमें पशुओं की आंखों में ताओ की चमक को पहचानना होगा और भौतिक सुंदरता को केवल उपभोग की वस्तु नहीं बल्कि उस अनंत सौंदर्य का हिस्सा मानना होगा जो ताओ है। हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने अहंकार को भूलकर और अपनी लहरों को पानी में विलीन करके ताओ के प्रवाह में बहना होगा। यह कहानी, झिंग की यात्रा, हमें उस पथ पर ले जाती है जहां हम अपने अकेलेपन को छोड़कर ताओ की समग्रता के साथ एक हो सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन चीन के एक शांत पहाड़ी गांव में, जहां सुबह की धुंध पर्वतों की चोटियों को कोमलता से ढंक लेती थी और नदियां अपनी मधुर धुन में गाती थीं, एक युवा शिष्य रहता था जिसका नाम झिंग था। झिंग का मन एक अथाह समुद्र की तरह था जिसमें सवालों की लहरें बार बार उठती थीं। वह जीवन के अर्थ, दुनिया की प्रकृति और अपने अस्तित्व के रहस्य को समझने के लिए बेचैन था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक नाम फुसफुसाते थे, लाओ जी, एक महान दार्शनिक जो पहाड़ों की गहराइयों में एकांतवास में रहता था। वे कहते थे कि केवल वही ताओ के रहस्य को उजागर कर सकता है, वह रहस्यमयी शक्ति जिसके बारे में लोग बात करते थे, पर कोई उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता था। झिंग ने ठान लिया कि वह लाओ जी को खोजेगा और ताओ के बारे में पूछेगा। उसने अपने कंधे पर एक छोटा सा थैला उठाया जिसमें कुछ रोटियां, एक पानी की मशक और उसकी अतृप्त जिज्ञासा थी। वह पहाड़ों की ओर चल पड़ा जहां पेड़ों की छाया में हवा ताओ के गीत गाती थी। सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरे पैटर्न बनाती थीं और हवा में बांस के जंगलों की सरसराहट एक रहस्यमयी संगीत की तरह गूंजती थी। पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं था। पथरीले रास्तों पर चढ़ते हुए झिंग का मन कई बार डगमगाया। वह सोचता, क्या ताओ इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसके लिए इतनी कठिनाइयां सहूं? कई बार उसे अपने गांव की सादगी याद आई, वहां की सुबह की ताजी हवा, खेतों की हरियाली और मां की गर्म रोटियां। लेकिन हर बार जब वह रुकने का विचार करता, प्रकृति उसे आगे बढ़ने को प्रेरित करती। नदी का कोमल प्रवाह, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और हवा की फुसफुसाहट उसे बुलाती थी, जैसे कह रही हो, झिंग, जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रास्ते में झिंग ने कई अनुभवों का सामना किया। एक दिन एक तितली उसके कंधे पर आकर बैठ गई और उसने उसे ध्यान से देखा। तितली की नाजुक पंखों की हरकत में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह बिना किसी प्रयास के हवा के साथ नाच रही हो।
झिंग ने सोचा, क्या यही ताव है, ये सहजता, ये प्रवाह? लेकिन फिर उसका मन फिर से सवालों में उलझ गया। वह आगे बढ़ता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद झिंग एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो वह सूरज की किरणों और चांद की चांदनी से बुना गया हो। उसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें गहरी समझ से भरी थीं। झिंग ने अनुमान लगाया कि यह लाओजी हैं। वह उनके सामने झुका और विनम्रता से बोला, महान गुरु, मैं झिंग हूं, एक साधारण गांव का लड़का। मैं आपके पास ताओ को समझने आया हूं। कृपया मुझे बताइए, ताओ क्या है? लाओजी ने झिंग की ओर देखा। उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे उसके सवाल को पहले से जानते हों। उन्होंने कहा, ताओ को समझने से पहले क्या तुमने उस नदी को देखा है जो नीचे घाटी में बह रही है? झिंग ने सिर हिलाया। उसने यात्रा के दौरान उस नदी को कई बार देखा था, जिसका पानी सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमकता था। लाओजी ने कहा, चलो उस नदी के किनारे बैठते हैं। दोनों गुफा से नीचे उतरे और नदी के तट पर एक चट्टान पर बैठ गए। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। उसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं, जो एक पल में बनती और अगले ही पल गायब हो जाती थीं। लाओजी ने कहा, झिंग, इस नदी को देखो। पानी लहरों को बनाता है, लेकिन लहरें पानी से अलग नहीं हैं। लहरें आती जाती हैं, लेकिन पानी वहीं रहता है। ताओ वह पानी है और तुम लहरें हो। झिंग ने लाओजी के शब्दों को ध्यान से सुना, लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, गुरु, मैं समझा नहीं। अगर मैं लहर हूं और ताओ पानी है, तो क्या मैं ताओ का हिस्सा हूं? फिर मैं इतना भटक क्यों रहा हूं? मेरे मन में इतनी उलझने क्यों हैं? मैं अपने गांव में खुश क्यों नहीं हूं? लाओजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल ही तुम्हारी उलझन है, झिंग। लहरें अपनी अलग पहचान को पकड़ लेती हैं। वे सोचती हैं कि वे पानी से अलग हैं, कि उनकी अपनी कहानी है, अपनी मंजिल है। लेकिन जब लहर पानी में विलीन हो जाती है, तो क्या वह खो जाती है? नहीं, वह पानी के साथ एक हो जाती है। तुम्हारी उलझन इसलिए है क्योंकि तुम अपनी लहर को पकड़े हुए हो, अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपनी पहचान को। ताओ को समझने के लिए तुम्हें लहर को छोड़ना होगा और पानी को देखना होगा। झिंग ने नदी की ओर देखा। लहरें सचमुच आती जाती थीं, लेकिन पानी का प्रवाह कभी नहीं रुकता था। उसने पूछा, गुरु, क्या इसका मतलब है कि मुझे अपनी इच्छाएं, अपने सपने सब छोड़ देना चाहिए? लाओजी ने हंसते हुए कहा, छोड़ना नहीं झिंग, समझना। ताओ छोड़ने या पकड़ने के बारे में नहीं है। ताओ वह है जो सब कुछ समेटे हुए है, इच्छाएं, सपने, डर, खुशी, दुख। लेकिन ये सब अस्थायी हैं, जैसे लहरें। ताओ वह है जो इन सब के पीछे है, जो कभी नहीं बदलता। लाओजी ने झिंग को अपने साथ एक छोटी सी यात्रा पर ले जाने का फैसला किया। वे नदी के किनारे किनारे चलने लगे। रास्ते में लाओजी ने झिंग को प्रकृति के विभिन्न रूप दिखाए। उन्होंने एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी थीं, लेकिन जिसकी कुछ शाखाएं सूख चुकी थीं। लाओजी बोले, यह पेड़ ताओ का एक रूप है। इसकी जड़ें, इसकी शाखाएं, इसके पत्ते सब ताओ का हिस्सा हैं। शाखाएं टूट सकती हैं, पत्ते झड़ सकते हैं, लेकिन पेड़ का जीवन ताओ में बरकरार रहता है। आगे चलते हुए वे एक छोटे से गांव से गुजरे, जहां लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। एक किसान खेत जोत रहा था, एक माँ अपने बच्चे को दुलार रही थी और एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा था। लाओजी ने कहा, ये लोग, उनके काम, उनकी खुशियां और दुख सब ताओ का हिस्सा हैं, लेकिन वे इसे भूल जाते हैं क्योंकि वे अपनी लहरों में उलझे रहते हैं। झिंग ने पूछा, तो क्या हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए? क्या हमें बस बैठकर ताओ के बारे में सोचना चाहिए? लाओजी ने जवाब दिया, नहीं झिंग, ताओ निष्क्रियता नहीं है, ताओ प्रवाह है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में बहना है, लेकिन यह बिना पकड़े, बिना विरोध किए। जब तुम नदी की तरह बहते हो, बिना यह सोचे कि तुम्हें कहां पहुंचना है, तब तुम ताओ के साथ एक हो जाते हो। लाओजी के शब्दों ने झिंग के मन में एक नई चिंगारी जलाई। उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी, उसकी खोज, उसका भटकाव, ये सब उसकी अपनी बनाई हुई लहरें थीं। उसने लाओजी से कहा, गुरु, मैं ताओ के साथ एक होना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं अपनी लहरों को कैसे छोड़ूं। मैं अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को कैसे भूलूं? लाओजी ने कहा, भूलना नहीं है झिंग, देखना है। अपनी लहरों को देखो, लेकिन यह समझो
कि वे पानी का ही हिस्सा हैं। अपनी इच्छाओं को देखो, लेकिन यह जान लो कि वे आती जाती रहेंगी। ताओ वह है जो इन सब के पीछे है। जब तुम यह देखने लगते हो तो तुम्हारा डर, तुम्हारी उलझन सब धीरे धीरे विलीन हो जाता है। लाओ जी ने झिंग को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, आज रात इस नदी के किनारे बैठो, कुछ मत सोचो, कुछ मत पूछो, बस नदी को देखो, उसकी आवाज सुनो, उसकी लहरों को महसूस करो और फिर अपने भीतर की लहरों को देखो। झिंग ने वैसा ही किया। वह नदी के किनारे बैठ गया। रात का आकाश तारों से भरा था और नदी की आवाज एक कोमल संगीत की तरह गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और नदी की लहरों को महसूस किया। धीरे धीरे उसने अपने मन की लहरों को भी देखा, उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं। वे आती थीं, उठती थीं और फिर शांत हो जाती थीं, लेकिन उनके पीछे एक गहरी शांति थी जो कभी नहीं बदलती थी। उस रात झिंग ने पहली बार ताओ को महसूस किया। यह कोई वस्तु नहीं थी, कोई विचार नहीं था। यह वह शांति थी जो सब कुछ समेटे हुए थी। यह वह पानी था जिसमें उसकी लहरें नाच रही थीं। उसने महसूस किया कि वह ताओ से अलग नहीं है। उसकी लहरें, उसका नाम, उसकी कहानी, उसकी खोज सब ताओ का ही हिस्सा थीं। सुबह की मुलाकात अगली सुबह झिंग लाओ जी के पास गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, गुरु, मैंने नदी को देखा, मैंने अपनी लहरों को देखा और मैंने उस पानी को महसूस किया जो सब कुछ समेटे हुए है। क्या यही ताओ है? लाओ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ताओ को देखा झिंग, लेकिन इसे पकड़ने की कोशिश मत करो। ताओ को पकड़ा नहीं जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। अब जाओ, अपने गांव लौट जाओ, अपने काम करो, अपने सपने जियो, लेकिन यह याद रखो कि तुम लहरें हो और ताओ वह पानी है। झिंग अपने गांव लौट आया। उसने अपने खेतों में काम किया, अपने परिवार के साथ हंसा और जीवन के सुख दुख को अपनाया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह अपनी लहरों को देखता था, लेकिन उन्हें पकड़ता नहीं था। वह अपनी इच्छाओं को जीता था, लेकिन उनमें उलझता नहीं था। वह ताओ के साथ बह रहा था, जैसे नदी का पानी बिना रुके बहता है। लाओ जी की यह कहानी ताओवाद के मूल सिद्धांत को दर्शाती है। सब कुछ ताओ का हिस्सा है और ताओ वह है जो सब कुछ को जोड़ता है। व्यक्तिगत पहचान, इच्छाएं और डर अस्थायी हैं, जैसे नदी की लहरें। ताओ वह पानी है जो कभी नहीं बदलता, जो सब कुछ समेटे हुए हैं। ताओ को समझने के लिए हमें अपनी लहरों से परे देखना होगा और उस एकता को महसूस करना होगा जो सब कुछ को एक सूत्र में बांधती है। झिंग की यात्रा हमें सिखाती है कि ताओ कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे खोजा जाए। यह हमारे भीतर है, हमारे आसपास है, हर पल में। इसे समझने के लिए हमें केवल शांत होना है, देखना है और बहना है, बिना पकड़े, बिना विरोध किए। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।